अच्छा, एक सवाल सोचिए। एक ऐसी जगह जहां दाखिला पाने के लिए आप अपनी जिंदगी के 2 साल लगा देती हैं, हम्म। देश के सबसे होशियार, सबसे काबिल लोगों में गिनी जाती हैं, और और फिर सिर्फ 2 महीने के अंदर ही उसे छोड़ देती हैं। सुनने में ही मतलब बहुत अजीब लगता है। इतनी मेहनत के बाद कोई क्यों छोड़ेगा? यही तो पहेली है। और ये कहानी है अमेरिका की मशहूर वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी की। हाँ, वेस्ट पॉइंट। यहाँ एडमिशन लेना मतलब कोई मजाक नहीं है। आपको बेहतरीन ग्रेड्स चाहिए, टॉप एसईटी स्कोर, जबरदस्त फिजिकल फिटनेस। और सिर्फ इतना ही नहीं, किसी कांग्रेस सदस्य या सीनेटर से नॉमिनेशन भी चाहिए होता है। बिल्कुल। आलम यह है कि चुने गए लगभग सभी कैडेट अपनी हाई स्कूल टीम के कप्तान होते हैं। मतलब टैलेंट और लीडरशिप तो कूट कूट कर भरा होता है। हाँ, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में शायद ही कभी असफलता देखी हो। वो हमेशा से हर चीज में आगे रहे हैं। लेकिन वेस्ट पॉइंट पहुंचते ही कहानी बदल जाती है। इन चुने हुए टॉप के कैडेट्स में से 20% ग्रेजुएशन से पहले ही एकेडमी छोड़ देते हैं। 20%? ये बहुत बड़ा नंबर है। और सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि ज्यादातर लोग पहले 7 हफ्तों के एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान ही हार मान लेते हैं। जिसका नाम है बीस्ट बैरक्स। हाँ, 20। जिसे कैडेट सिर्फ बीस्ट कहते हैं। और इसका नाम ही मतलब सब कुछ बता देता है। सुबह 5 बजे दिन शुरू, देर रात तक फिजिकल और मेंटल चुनौतियां, बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं। ये प्रोग्राम आपको बनाने से पहले आपको तोड़ने के लिए ही डिजाइन किया गया है। सही कहा। तो सवाल यही उठता है कि अगर टैलेंट या प्रतिभा ही सब कुछ होती तो ये बेहतरीन कैडेट्स क्यों टूट जाते हैं? बिल्कुल। आज हम इसी सवाल की गहराई में उतरेंगे और सफलता के उस राज को समझेंगे जो अक्सर टैलेंट की चकाचौंध में छिप जाता है। चलिए इसे समझते हैं। तो वेस्ट पॉइंट भी इस पहेली से दशकों से जूझ रहा था, है ना? हाँ बिल्कुल। उन्होंने इसका हल निकालने के लिए एक सिस्टम भी बनाया था। वो हर आवेदक के लिए एक होल कैंडिडेट स्कोर निकालते थे। होल कैंडिडेट स्कोर, ये क्या था? ये उनकी एकेडमिक क्षमता, फिजिकल फिटनेस, लीडरशिप का अनुभव, एसएटी स्कोर, इन सब का एक मिला-जुला माप था। अच्छा, मतलब उनकी प्रतिभा का एक ओवरऑल स्कोर। बिल्कुल। और यही दाखिले का सबसे जरूरी आधार था। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह थी क्या? कि सालों के डेटा के बाद भी इस स्कोर से ये बिल्कुल पता नहीं चल पाया कि कौन बीस्ट ट्रेनिंग पूरी करेगा और कौन नहीं। 1 मिनट, क्या कह रहे हैं? मतलब ज्यादा स्कोर वाले कैडेट्स के भी ट्रेनिंग छोड़ने की उतनी संभावना थी? उतनी ही जितनी कम स्कोर वालों की। कोई फर्क नहीं था। ये बात तो समझ से बाहर है। मतलब वेस्ट पॉइंट जिस स्कोर को इतने सालों से दाखिले का आधार बना रहा था, वो असल में सफलता का पैमाना था ही नहीं। यही तो सबसे बड़ी खोज थी। इसका मतलब साफ था, टैलेंट सफलता की गारंटी नहीं दे रहा था। रिसर्चर्स ने दशकों तक इसका अध्ययन किया। उन्होंने कैडेट्स के मन में छिपे मकसद जानने की कोशिश की, मनोवैज्ञानिक टेस्ट किए, लेकिन सब बेकार गया। सब नाकाम रहा। स्रोत बताते हैं कि पुराने तरीके पूरी तरह असफल रहे ये जानने में कि कौन टिका रहेगा। तो अगर सालों की रिसर्च के बाद भी जवाब नहीं मिला, तो इसका मतलब है कि वो गलत जगह देख रहे थे। बिल्कुल, शायद सवाल ही गलत पूछा जा रहा था। और यहीं से एक नए विचार का जन्म हुआ। तो रिसर्चर्स ने क्या किया? उन्होंने एक बिल्कुल अलग रास्ता अपनाया। वो वेस्ट पॉइंट से बाहर निकले, व्यापार, कला, खेल, पत्रकारिता। अच्छा, अलग अलग फील्ड्स में गए। हाँ, और वहां के टॉप लीडर से बात की। उनसे बस एक सवाल पूछा कि आपके क्षेत्र में जो लोग शिखर पर हैं वो कैसे होते हैं, उनमें क्या खास बात होती है। ये दिलचस्प है। मतलब हर फील्ड के टॉप पर बैठे लोगों में कुछ कॉमन ढूंढने की कोशिश। और हैरानी की बात यह थी कि कुछ बातें कॉमन निकली। सतह पर सब अलग थे, लेकिन अंदर की वायरिंग एक जैसी थी। जैसे? कुछ जवाब तो जाहिर है बहुत विशिष्ट थे। जैसे व्यापारियों ने जोखिम लेने की क्षमता की बात की। लेकिन इन सब में 2 बातें थीं जो बार बार सामने आ रही थीं। और वो क्या थी? पहली, ये लोग असाधारण रूप से लचीले और मेहनती थे। लचीले मतलब? वे असफलता से टूटते नहीं थे, बल्कि डटे रहते थे। एक लेखक का उदाहरण है जिसकी शुरुआती कहानियां बहुत ही बेकार मानी जाती थीं। लेकिन उसने लिखना नहीं छोड़ा। वो लगातार लिखता रहा और बेहतर होता गया। मतलब हार ना मानने वाली जिद। हाँ, एक तरह का पागलपन। और दूसरी बात ये थी कि उन्हें बहुत गहराई से पता था कि वे क्या चाहते हैं। अच्छा। उनके पास सिर्फ दृढ़ संकल्प ही नहीं था, बल्कि एक दिशा भी थी, एक मंजिल। तो जुनून और दृढ़ता। बिल्कुल। ये जुनून यानी पैशन और ये दृढ़ता यानी परसिवरेंस का जो मेल है, उसे ही एक शब्द में ग्रिट कहा गया है। ग्रिट? हाँ, ये सिर्फ मेहनत नहीं है,
बल्कि एक ही दिशा में बहुत लंबे समय तक की जाने वाली मेहनत है। ग्रिट, ये शब्द सुनने में तो बहुत दमदार लगता है, पर ये बहुत सब्जेक्टिव भी तो है। मतलब क्या इसे किसी तरह से मापा जा सकता था? आपने बिल्कुल सही सवाल पूछा। किसी चीज को नाम दे देना एक बात है और उसे मापना बिल्कुल दूसरी। तो इसके लिए एक ग्रिट स्केल बनाया गया। ये एक तरह का सर्वे था। सर्वे? उसमें किस तरह के सवाल थे? कुछ सवाल दृढ़ता पर थे, जैसे मैंने एक जरूरी चुनौती को जीतने के लिए मुश्किलों का सामना किया है। ठीक है। और कुछ सवाल जुनून पर थे, जो ये मापते थे कि आपकी दिशा कितनी स्थिर है। जैसे क्या आपकी रुचियां साल दर साल बदलती रहती हैं? अच्छा, तो ये स्केल आपके जुनून की तीव्रता नहीं बल्कि उसकी सहन शक्ति को मापता है। एकदम सही, कि आप एक ही चीज पर कितने लंबे समय तक टिके रहते हैं। और जब ये टेस्ट वेस्ट पॉइंट कैडेट्स पर किया गया? हाँ, जुलाई 2004 में 1218 नए कैडेट्स पर, ठीक 20 ट्रेनिंग शुरू होने के दूसरे दिन। तो नतीजा क्या निकला? नतीजा सचमुच चौंकाने वाला था। सबसे पहले ग्रिट स्कोर और टैलेंट यानी होल कैंडिडेट स्कोर के बीच कोई भी संबंध नहीं था। मतलब कोई कितना टैलेंटेड है, इससे ये पता नहीं चलता था कि उसमें कितनी ग्रिट होगी। बिल्कुल नहीं। लेकिन सबसे बड़ी खोज ये थी कि कौन ट्रेनिंग पूरी करेगा और कौन नहीं, इसका सबसे सटीक अनुमान ग्रिट स्कोर से ही लग पाया। टैलेंट से नहीं, ग्रिट से। हाँ, टैलेंट से नहीं, ग्रिट से। ये तो कमाल है। अगले साल फिर से यही अध्ययन किया गया और नतीजा वही निकला। वेस्ट पॉइंट में सफलता के लिए एसएटी स्कोर या लीडरशिप से ज्यादा ग्रिट मायने रखती थी। और ये सिर्फ वेस्ट पॉइंट तक ही सीमित नहीं रहा होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। सेल्स जैसी नौकरी में जहां हर दिन ना सुनना पड़ता है, ग्रिट ने बताया कि कौन टिका रहेगा। अच्छा। शिकागो के पब्लिक स्कूलों में जिन छात्रों में ज्यादा ग्रिट थी, उनके हाई स्कूल पूरा करने की संभावना भी ज्यादा थी। और यहाँ तक कि सेना की सबसे कठिन ट्रेनिंग में भी। हाँ, ग्रीन बैरेट्स, जहां 42% उम्मीदवार कोर्स बीच में ही छोड़ देते हैं, वहां भी सफलता का सबसे बड़ा पैमाना ग्रिट ही था। तो यहाँ आकर ये सवाल उठता है कि प्रतिभा और प्रयास के बीच का असली रिश्ता क्या है? क्योंकि हम तो हमेशा से सुनते आए हैं कि टैलेंट बहुत जरूरी है। श्रोते से समझाने के लिए दो बहुत सरल लेकिन गहरे समीकरण पेश करते हैं। बताइए। पहला है प्रतिभा गुणा प्रयास बराबर है कौशल। टैलेंट टाइम्स एफर्ट इक्वल्स स्किल। ठीक है, प्रतिभा गुणा प्रयास से कौशल बनता है। और दूसरा है कौशल गुणा प्रयास बराबर है उपलब्धि। स्किल टाइम्स एफर्ट इक्वल्स अचीवमेंट। अरे, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रयास यानी एफर्ट 2 बार आता है। बिल्कुल सही। और यही पूरा खेल बदल देता है। कैसे? आपका टैलेंट जब प्रयास से मिलता है तो वो एक हुनर में बदलता है। लेकिन सिर्फ हुनर होना ही काफी नहीं है। जब आप उस हुनर पर फिर से प्रयास करते हैं, उसे इस्तेमाल करते हैं, अभ्यास करते हैं, तब जाकर वो एक उपलब्धि में बदलती है। इसीलिए प्रयास 2 बार गिना जाता है। ये एक गुणक है जो आपके टैलेंट को 2 गुना शक्तिशाली बना देता है। सही कहा। लेकिन क्या हम यहाँ टैलेंट को थोड़ा कम नहीं आंक रहे? कुछ लोग वाकई दूसरों से बहुत तेजी से सीखते हैं। ये बहुत जरूरी सवाल है। लेखक जॉन अर्विंग का उदाहरण देखिए। वो कोई प्राकृतिक लेखक नहीं थे। अच्छा। उन्हें डिस्लेक्सिया था। अंग्रेजी में सी ग्रेड मिला और एसएटी स्कोर भी बहुत कम था। आज कोई ये बात मानेगा नहीं। बिल्कुल। लेकिन उन्होंने अपनी इस कमी को ही अपनी ताकत बना लिया। वो कैसे? क्योंकि उन्हें पढ़ने लिखने में ज्यादा समय लगता था, उन्होंने हर चीज को बार बार करने की आदत डाल ली। वो अपने सहपाठियों से दोगुनी तिगुनी मेहनत करते थे। उनका एक बहुत ही दमदार कथन है, किसी चीज को बार बार करने से जो चीज कभी स्वाभाविक नहीं थी, वो आपकी दूसरी प्रकृति बन जाती है। इसके बावजूद हमारे समाज में नेचुरल टैलेंट के लिए एक अजीब सा खिंचाव है ना? हाँ, बिल्कुल है। हम कहते तो हैं कि मेहनत जरूरी है, पर दिल ही दिल में हम गॉड गिफ्टेड लोगों से ज्यादा प्रभावित होते हैं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। स्रोत में एक स्टडी का जिक्र है। संगीत के जानकारों से जब पूछा गया तो सबने कहा कि वे मेहनत को ज्यादा महत्व देते हैं। लेकिन जब उन्हें 2 पियानो वादकों के प्रदर्शन को आंकने के लिए कहा गया तो उन्होंने अनजाने में उस पियानो वादक को चुना जिसे नेचुरल या स्वाभाविक प्रतिभाशाली बताया गया था, बजाय उसके जिसे मेहनती कहा गया था। हाँ, जबकि प्रदर्शन एक ही कलाकार का था। ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब हम अनजाने में खुद को एक बहाना दे देते हैं। अगर कोई सफल है तो हम कह देते हैं वो तो गॉड गिफ्टेड है, ताकि हमें ये ना मानना पड़े कि हम उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं। दार्शनिक नीत्शे ने भी यही कहा था।
हम ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमें खुद की तुलना करने और कमतर महसूस करने से बचाता है। ठीक है, तो ये तो हुई ग्रिड के दृढ़ता वाले हिस्से की बात। लेकिन जुनून का क्या? आपने कहा था कि ग्रिड का जुनून वाला हिस्सा किसी आतिशबाजी की तरह नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, जो एक पल में जले और बुझ जाए। ये एक कंपस की तरह है। एक कंपस? हाँ, एक ऐसी चीज जो आपको सालों तक, दशकों तक सही दिशा में ले जाती है। न्यूयॉर्क टाइम्स के पत्रकार जेफ गेटलमैन की कहानी इसका बेहतरीन उदाहरण है। बताइए। हम शायद सोचें कि उनका जुनून पत्रकारिता होगा, लेकिन ऐसा नहीं था। उनका जुनून था पूर्वी अफ्रीका में रहना और काम करना। अच्छा। पत्रकारिता तो उस जुनून को पूरा करने का एक जरिया बन गई। इसे आप एक पिरामिड की तरह समझ सकते हैं। गोल हायरार्की, लक्ष्यों का ढांचा। हाँ, सबसे ऊपर होता है शीर्ष स्तरीय लक्ष्य। ये आपका सबसे बड़ा लक्ष्य है, आपकी जिंदगी का मकसद, आपका कंपास। और उसके नीचे? उसके नीचे आते हैं मध्य स्तरीय और निम्न स्तरीय लक्ष्य। ये वो छोटे छोटे काम हैं, वो सीढ़ियां हैं जो आपको आपके सबसे बड़े लक्ष्य तक पहुंचाती हैं। तो ग्रिड का असली मतलब ये है कि आपके सभी छोटे बड़े लक्ष्य, आपके रोजमर्रा के काम एक ही शीर्ष स्तरीय लक्ष्य से जुड़े हों। बिल्कुल, सब कुछ एक ही दिशा में जा रहा हो, उस कंपास की सीध में। और यही वॉरेन बफे की मशहूर सलाह का सार भी है। वो 25 लक्ष्यों वाली? हाँ, अपने 25 करियर लक्ष्यों को लिखें, उनमें से सबसे जरूरी 5 को चुनें और बाकी 20 से हर कीमत पर बचें, क्योंकि वो आपका ध्यान भटकाते हैं। वो आपका कंपास को कंफ्यूज करते हैं और आपकी ऊर्जा को बिखेर देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप हर छोटे लक्ष्य पर आंख बंद करके अड़े रहें। मतलब लचीलेपन की भी कोई भूमिका है? बहुत जरूरी भूमिका है। यही दृढ़ता और लचीलेपन का संतुलन आता है। न्यूयॉर्क पत्रिका के कार्टूनिस्ट बॉब मेनकॉफ की कहानी अद्भुत है। क्या आप अंदाजा लगा सकती हैं कि उनके कितने कार्टून रिजेक्ट हुए होंगे? शायद सैकड़ों, हजार? हजारों। स्रोत के अनुसार उन्हें लगभग 2000 बार रिजेक्ट किया गया। 2000 बार? मैं तो सोच भी नहीं सकती। मुझे तो 2-4 ना सुनने के बाद ही लगने लगता है कि शायद ये काम मेरे लिए है ही नहीं। बिल्कुल, ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। पर यहाँ एक जरूरी बात है। क्या? उन्होंने सिर्फ कोशिश ही नहीं की, मतलब एक ही चीज बार बार नहीं की। उन्होंने कुछ अलग किया। जैसे? उन्होंने पत्रिका में छपे हर कार्टून का अध्ययन किया, समझा कि किस तरह का ह्यूमर काम करता है, और अपना एक अनोखा डॉट स्टाइल विकसित किया। अच्छा, तो उन्होंने अपना रास्ता बदला, अपनी मंजिल नहीं। यही सार है। आपका शीर्ष स्तरीय लक्ष्य स्याही से लिखा होना चाहिए, जिस पर आप टिके रहें। लेकिन निचले स्तर के लक्ष्य? वो पेंसिल से लिखे होने चाहिए, ताकि जरूरत पड़ने पर आप उन्हें मिटा सकें, सुधार सकें और नए रास्ते खोज सकें। जब एक रास्ता बंद हो तो ग्रिड वाला व्यक्ति निराश होता है, लेकिन फिर वो दूसरा रास्ता ढूंढ लेता है। तो आज की इस चर्चा से ये साफ है कि सफलता केवल प्रतिभा का खेल नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। हाँ, ये उस जुनून के बारे में है जो एक कंपास की तरह सालों तक आपका मार्गदर्शन करता है। और ये उस दृढ़ता के बारे में है जो आपको हर सुबह उठकर उस कंपास की दिशा में एक और कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। और वो समीकरण, प्रयास 2 बार गिना जाता है। एक बार आपके टैलेंट को कौशल में बदलने के लिए, और दूसरी बार उस कौशल को एक उपलब्धि में बदलने के लिए। अपने लक्ष्यों को एक पिरामिड की तरह देखना और ये समझना कि कब टिके रहना है और कब रास्ता बदलना है, यही ग्रिड का असली मतलब है। बिल्कुल। ये चर्चा हमें एक गहरे विचार के साथ छोड़ जाती है। इन स्रोतों से ये भी पता चलता है कि ग्रिड कोई ऐसी चीज नहीं है जो जन्म से मिलती है। इसे सीखा और विकसित किया जा सकता है। हाँ, और अगर प्रतिभा ही सब कुछ नहीं है और प्रयास हमारे सोचे हुए से कहीं ज्यादा मायने रखता है, तो सोचने वाली बात यह है कि वो कौन सा एक शीर्ष स्तरीय लक्ष्य है जो किसी के प्रयासों को दिशा दे सकता है, और उस दिशा में पहला कदम सिर्फ तेजी से नहीं बल्कि लगातार कैसे उठाया जा सकता है। आप कहीं भी जाएं, कोई ग्रेजुएशन सेरेमनी हो, कोई मोटिवेशनल टॉक हो, एक सलाह है जो हमेशा हमेशा सुनने को मिलती है, अपने पैशन को फॉलो करो। एग्जैक्टली। और देखिए, जेफ बेजोस जैसे लोगों के उदाहरण भी दिए जाते हैं। उन्होंने अपनी इतनी अच्छी नौकरी छोड़ी, अमेज़न शुरू किया, सब इसी एक सलाह पर। विल शॉर्ट्स भी यही कहते हैं, लगता है बस यही एक रास्ता है। लेकिन इसी सिक्के का एक दूसरा पहलू भी है। हमारे एक स्रोत में लेखक अपने पिता का उदाहरण देते हैं। अच्छा? उन्हें इतिहास से बहुत लगाव था, मतलब वो उसमें खोए रहते थे। अच्छा। पर परिवार का बिजनेस था टेक्सटाइल का, तो उन्हें मजबूरी में केमिस्ट बनना पड़ा। ओह, तो मतलब उन्होंने अपने पैशन को छोड़ दिया? एक तरह से हाँ, लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती। उन्होंने न सिर्फ उस काम को सीखा,
बल्कि उसमें इतनी मेहनत की, इतनी लगन दिखाई कि वो अपने कंपनी के टॉप साइंटिस्ट बन गए और सालों बाद उन्हें उसी काम से, मतलब केमिस्ट्री से, गहरा लगाव हो गया। ये तो दो बिल्कुल अलग कहानियां हैं। एक तरफ बेजोस है जो कहते हैं जो पसंद है उसके पीछे भागो, और दूसरी तरफ ये पिता हैं जो पहले काम करते हैं और फिर उसे पसंद करने लगते हैं। तो सवाल ये उठता है कि हम में से ज्यादातर लोगों के लिए असलियत क्या है, क्योंकि आंकड़े देखें तो कहानी कुछ और ही है। बिल्कुल। एक गैलेप पोल है जो बताता है कि दुनिया भर में सिर्फ 13% लोग ही अपने काम से जुड़ाव महसूस करते हैं। सिर्फ 13%? हाँ, बाकी 87% लोग या तो बस काम कर रहे हैं या उससे नफरत करते हैं। और यहीं से आज की हमारी पड़ताल का मिशन शुरू होता है। हम इन स्रोतों के आधार पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि ये पैशन चीज आखिर है क्या। क्या ये किसी बिजली की तरह अचानक कौंधका है, या ऐसे किसी पौधे की तरह सींचा जाता है? और शायद सिर्फ जुनून के अलावा और किन चीजों की जरूरत पड़ती है? एग्जैक्टली। चलिए इसी से शुरू करते हैं। पैशन को लेकर जो सबसे बड़ी गलतफहमी है वो शायद फिल्मों से आई है। वो एक सीन होता है ना, हीरो या हीरोइन को चखते हैं और बूम, आंखें खुल जाती हैं, जिंदगी का मकसद मिल गया। जैसे मशहूर शेफ जूलिया चाइल्ड की कहानी। हाँ, वो सोल म्यूनियर वाली कहानी। हाँ, कि उन्होंने फ्रांस में वो मछली खाई और कहा कि उनकी आत्मा और रूह जाग गई। और वो एक बहुत ही मतलब यादगार पल तो था ही, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सच कहूं तो वो पूरी लव स्टोरी नहीं थी। वो बस पहला किस था। पहला किस मतलब उस एक पल ने एक चिंगारी तो जलाई, लेकिन उस चिंगारी को आग बनने में कई साल लगे। वो एक पल काफी नहीं था। अच्छा। बिल्कुल नहीं। उस एक स्वाद के बाद जूलिया ने पेरिस के बाजारों में घूमना शुरू किया। वो घंटों तक सब्जियों और मीट को देखती रहती थी। उन्होंने कुकिंग की मुश्किल ट्रेनिंग ली, सालों तक लगातार मेहनत करती रहीं। उस मेहनत ने ही उनके उस शुरुआती आकर्षण को एक गहरे जुनून में बदला। और उन्होंने कब जाकर कहा कि उन्हें अपना पैशन मिल गया? 40 साल की उम्र में जाकर उन्होंने कहा कि उन्हें अपना असली पैशन मिला है। वाह, ये तो पूरी कहानी ही बदल देता है। मतलब जिसे हम एक यूरेका मोमेंट समझते हैं, वो असल में एक लंबी यात्रा की बस एक छोटी सी शुरुआत थी। सही कहा। और ज्यादातर लोगों के लिए ये शुरुआत इतनी नाटकीय भी नहीं होती। अक्सर ये बहुत अस्त-व्यस्त सी प्रक्रिया होती है। ओलंपिक तैराक राउडी गेन्स का उदाहरण लीजिए। तैराकी से पहले उन्होंने 5 दूसरे खेल आजमाए थे: फुटबॉल, बेसबॉल, बास्केटबॉल। 5? लेकिन क्या ये सबके लिए मुमकिन है, इतने सारे खेल आजमाना? एक आम इंसान अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ये खोज वाली प्रक्रिया कैसे अपना सकता है? बहुत अच्छा सवाल है, और इसका जवाब शायद शेफ मार्क विट्री की कहानी में है। वो पहले म्यूजिक में करियर बनाना चाहते थे, एक गिटारिस्ट। ओके, क्या कोई पैटर्न है? बिल्कुल है। स्रोत बताते हैं कि इसके मोटे तौर पर 3 चरण होते हैं। पहला है खोज, डिस्कवरी, और ये सोचने से नहीं बल्कि दुनिया में कुछ करने से शुरू होती है। ये थोड़ी अस्त-व्यस्त प्रक्रिया हो सकती है। और एक बार जब कोई हल्की सी दिलचस्पी मिल जाए, फिर? क्योंकि शुरुआती उत्साह जल्दी खत्म हो जाता है। यही दूसरा चरण आता है, विकास, डेवलपमेंट। वो शुरुआती दिलचस्पी बहुत नाजुक होती है, उसे बार बार जगाने की, पोषण देने की जरूरत होती है। और यहाँ दूसरों की भूमिका बहुत जरूरी हो जाती है। माता-पिता, शिक्षक, दोस्त, मेंटोर। वो लोग जो आपको प्रोत्साहित करते हैं। हाँ, जो आपकी छोटी छोटी जीतों पर तालियां बजाते हैं। उनके सहारे के बिना वो चिंगारी अक्सर बुझ जाती है। ठीक है, तो पहले खोज, फिर दूसरों की मदद से विकास। लेकिन किसी भी काम में एक समय के बाद बोरियत तो आती है, तब क्या? और वो है तीसरा और सबसे गहरा चरण, गहराई, डीपनिंग। जो लोग अपने काम में माहिर होते हैं, वो बोरियत से बचने के लिए विषय की बारीकियों में नई नई चीजें खोजते रहते हैं। अच्छा? हाँ, जैसे स्रोत में एक कलाकार का बहुत सुंदर उदाहरण है जो कहता है कि वो रोज सुबह आसमान में उन रंगों को देख सकता है जो आम लोगों को सिर्फ नीले या भूरे दिखते हैं। उसके लिए हर दिन कुछ नया है। यही चीज जुनून को जिंदा रखती है। तो दिलचस्पी से शुरुआत होती है, जिसे अभ्यास से हुनर में बदला जाता है। लेकिन यहाँ अभ्यास को लेकर भी एक बड़ी गलतफहमी है। हम सोचते हैं कि बस किसी काम को घंटों तक करते रहने से हम बेहतर हो जाएंगे। हाँ, और ये महारत की पहेली का सबसे जरूरी हिस्सा है। मनोवैज्ञानिक एंड्रेस एरिक्सन ने सालों तक टॉप परफॉर्मर्स पर रिसर्च की, वायलिन वादक, शतरंज के ग्रैंड मास्टर, एथलीट, और पाया कि वो सिर्फ प्रैक्टिस नहीं करते, वो कुछ और करते हैं, जिसे एरिक्सन डेलिब्रेट प्रैक्टिस कहते हैं। डेलिब्रेट प्रैक्टिस मतलब सोच समझकर किया गया अभ्यास। लेखक का वो जॉगिंग वाला उदाहरण दिमाग में आ रहा है। वो सालों से रोज दौड़ रहे थे,
पर उनकी रफ्तार 1 सेकंड भी नहीं बढ़ी। सिर्फ मेहनत और डेलिब्रेट प्रैक्टिस में असल फर्क क्या है? यही सबसे बड़ा फर्क है। लेखक बस दौड़ रहे थे, एक आदत पूरी कर रहे थे। डेलिब्रेट प्रैक्टिस के 4 मुख्य तत्व होते हैं। पहला है एक बहुत ही स्पेसिफिक स्ट्रेच गोल तय करना। स्ट्रेच गोल मतलब कुछ ऐसा जो मेरे कंफर्ट जोन से ठीक बाहर हो। बिल्कुल, बस थोड़ा सा बाहर। जैसे एक तैराक शायद पूरी प्रैक्टिस सिर्फ अपनी किक को 2% बेहतर बनाने पर लगा दे, और कुछ नहीं। ओके, तो एक समय में सिर्फ एक छोटी सी चीज को सुधारना। और दूसरा तत्व है पूरा ध्यान और प्रयास। जब आप वो प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपका 100% ध्यान उसी पर होना चाहिए, कोई भटकाव नहीं, फोन बंद, दिमाग सिर्फ उस एक हरकत पर केंद्रित। ये मानसिक रूप से बहुत थका देने वाला होता है। और आपको पता कैसे चलेगा कि आप सही कर रहे हैं या गलत? वो है तीसरा और शायद सबसे जरूरी तत्व, तुरंत फीडबैक। आपको तुरंत पता चलना चाहिए कि क्या गलत हुआ, ताकि आप उसे ठीक कर सकें। इसीलिए एक अच्छा कोच या मेंटोर इतना जरूरी होता है। और अगर कोच ना हो तो आप खुद को रिकॉर्ड कर सकते हैं या नतीजों को बहुत ध्यान से देख सकते हैं। और चौथा है बार बार दोहराना और सुधारना। आप उस एक स्किल को तब तक दोहराते हैं जब तक वो आपकी आदत न बन जाए। फिर आप एक नया और थोड़ा मुश्किल स्ट्रेच गोल तय करते हैं, और ये सालों तक चलता है। ये तो बड़ा विरोधाभासी लगता है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि प्रैक्टिस मुश्किल और अक्सर उबाऊ होनी चाहिए, और दूसरी तरफ हम फ्लो की अवस्था के बारे में सुनते हैं जहां सब कुछ सहज लगता है। ये दोनों एक साथ कैसे चल सकते हैं? ये लगते विरोधाभासी हैं, पर है नहीं। दोनों का मकसद अलग है। डेलिब्रेट प्रैक्टिस है तैयारी के लिए और फ्लो है परफॉर्मेंस के लिए। ओके। प्रैक्टिस के दौरान आप अपनी कमियों पर काम करते हैं, जो अक्सर दर्दनाक होता है। महान डांसर मार्था ग्राहम ने तो इसे रोज होने वाली छोटी छोटी मौतों जैसा कहा है। रोज होने वाली छोटी छोटी मौतें, ये तो बहुत ही शक्तिशाली बात है। है ना? लेकिन इसी दर्दनाक तैयारी का फल परफॉर्मेंस के दिन मिलता है। जब आप फ्लो में होते हैं तब आपको सोचना नहीं पड़ता, आपकी सालों की प्रैक्टिस खुद काम करती है। तैराक केटी लेडेकी का उदाहरण देखिए। जब उन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा तो बाद में कहा, यह बहुत आसान लगा। वाह। वो आसानी सालों की मुश्किल और दर्द भरी प्रैक्टिस का नतीजा थी। एग्जैक्टली। ठीक है, तो ये डेलिब्रेट प्रैक्टिस सुनने में ही थका देने वाली लग रही है। मार्था ग्राहम ने तो इसे छोटी छोटी मौत तक कह दिया। कोई इतनी मुश्किल चीज सालों तक क्यों करेगा? सिर्फ हुनरमंद बनने के लिए, या इसके पीछे कोई और बड़ी वजह होनी चाहिए? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। एक परिपक्व पैशन के लिए दिलचस्पी और प्रैक्टिस के साथ एक तीसरी और सबसे जरूरी चीज चाहिए, उद्देश्य, पर्पस। उद्देश्य। हाँ, मतलब अपने काम से दूसरों की भलाई में योगदान देने का इरादा। जब आपका काम सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि किसी बड़े मकसद से जुड़ जाता है तो उसे एक ऐसी ऊर्जा मिलती है जो कभी खत्म नहीं होती। ये मुझे उस 3 राजमिस्त्रियों की कहानी की याद दिलाता है। जब एक राहगीर ने उनसे पूछा कि वो क्या कर रहे हैं, तो पहले ने कहा, मैं ईंटें लगा रहा हूँ। हाँ, वो बस एक नौकरी थी, एक जॉब। फिर दूसरे ने कहा, मैं एक चर्च बना रहा हूँ, जो कि एक करियर है। और फिर तीसरे ने सिर उठाकर कहा, मैं भगवान का घर बना रहा हूँ। वो एक कॉलिंग थी। उसका काम एक बड़े पवित्र मकसद का हिस्सा था। और रिसर्च भी इसी बात को सपोर्ट करती है। बिल्कुल। एक स्टडी में जब लोगों के ग्रिट यानी लगन के स्तर को उनकी प्रेरणा से जोड़ा गया तो एक साफ पैटर्न दिखा। जिन लोगों में बहुत ज्यादा ग्रिट थी वो उद्देश्य के मामले में बहुत आगे थे। उनका काम दुनिया से जुड़ा था। अच्छा। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि खुशी या आनंद के मामले में वो औसत लोगों जैसे ही थे। क्या बात है! मतलब लगन से काम करने वाले लोग जरूरी नहीं कि हर पल खुश हों, लेकिन वो अपने काम को एक बड़े मकसद से जोड़कर देखते हैं। ये तो खुशी की पारंपरिक परिभाषा को ही चुनौती देता है। सही कहा। इससे पता चलता है कि ग्रिट को चलाने वाली शक्ति अक्सर व्यक्तिगत खुशी से ज्यादा एक बड़ा उद्देश्य होता है। तो क्या ये कॉलिंग या उद्देश्य कुछ चुनिंदा लोगों को ही मिलता है, या इसे किसी भी काम में ढूंढा जा सकता है, चाहे वो कितना भी साधारण क्यों ना लगे? इसे बनाया जा सकता है। न्यूयॉर्क सबवे के एक इंजीनियर जो लीडर की कहानी लीजिए। उन्होंने पैसों के लिए नौकरी शुरू की, ये एक जॉब थी। धीरे धीरे उन्हें काम की तकनीकी चुनौतियों में मजा आने लगा और वो करियर बन गया। और आखिरकार जब उन्हें एहसास हुआ कि उनके बनाए सिग्नल सिस्टम की वजह से लाखों लोग हर रोज सुरक्षित सफर करते हैं, तो वही काम उनके लिए कॉलिंग बन गया। उन्होंने अपने काम में उद्देश्य को खोजा नहीं बल्कि बनाया। ठीक है, तो हमारे पास दिलचस्पी है जिससे हम हुनर में बदलते हैं और फिर उसे एक उद्देश्य से जोड़ते हैं। लेकिन रास्ता तो फिर भी मुश्किल होगा, असफलताएं तो आएंगी ही। उस वक्त क्या चीज आपको आगे बढ़ाती है? उस वक्त आपको आगे बढ़ाती है उम्मीद, होप। उम्मीद?
ये तो थोड़ा हल्का नहीं लगता, उम्मीद पर दुनिया कायम है वाली बात। नहीं, ये वो वाली उम्मीद नहीं है कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। ग्रिट वाली उम्मीद एक सक्रिय विश्वास है। ये विश्वास कि मैं अपने प्रयासों से कल को बेहतर बना सकता हूँ। अच्छा, मतलब अपने एक्शन पर भरोसा। हाँ, ये उम्मीद आपको लाचारी से बचाती है। लाचारी, इसका मनोवैज्ञानिक मार्टी सेलिगमैन के सीखी हुई लाचारी वाले प्रयोगों से कोई संबंध है क्या? बिल्कुल। सेलिगमैन ने कुत्तों पर प्रयोग करके पाया कि दुख अपने आप में लाचारी पैदा नहीं करता। लाचारी उस दुख से पैदा होती है जिस पर हमें लगता है कि हमारा कोई नियंत्रण नहीं है। जिन कुत्तों को पता था कि वो एक बटन दबाकर बिजली के झटके रोक सकते हैं, उन्होंने हार नहीं मानी। लेकिन जिन कुत्तों के लिए झटके उनके नियंत्रण से बाहर थे, उन्होंने कोशिश करना ही छोड़ दिया, तब भी जब बाद में बचने का रास्ता साफ था। तो इसका मतलब यह है कि जब कुछ गलत होता है तो निराशावादी सोचता है मैं ही बेवकूफ हूं, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है, और वो उस सीखी हुई लाचारी का शिकार हो जाता है। बिल्कुल। निराशावादी लोग असफलता को स्थायी और सर्वव्यापी मानते हैं। ये हमेशा रहेगा और मेरी जिंदगी के हर पहलू को बर्बाद कर देगा। और आशावादी? इसके विपरीत आशावादी लोग असफलता को अस्थायी और विशिष्ट मानते हैं। इस बार ये तरीका काम नहीं किया, ये एक अस्थायी झटका है, मैं अगली बार कुछ और ट्राई करूंगा। और सबसे जरूरी बात, ये एक सीखा जा सकने वाला हुनर है। हम आशावादी बनना सीख सकते हैं। जैसा कि हेनरी फोर्ड ने कहा था, चाहे आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं या सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते, आप सही हैं। बिल्कुल, आपका विश्वास ही आपकी हकीकत बन जाता है। तो अगर हम आज की सारी बातचीत को समेटें, तो ये अपने पैशन को फॉलो करो वाली सलाह असल में बहुत ज़्यादा सरल और शायद थोड़ी गुमराह करने वाली भी है। पैशन कोई खजाना नहीं है जिसे खोजना है। नहीं, ये एक इमारत की तरह है जिसे ईंट दर ईंट बनाना पड़ता है। इसकी नींव है दिलचस्पी की एक छोटी सी चिंगारी, जिसे आप दुनिया में कुछ करके खोजते हैं। फिर आप उस नींव पर डेलिब्रेट प्रैक्टिस की दीवारें खड़ी करते हैं, सोच समझकर, मुश्किल अभ्यास के जरिए। और उस इमारत को छत देता है एक उद्देश्य, ये विश्वास कि आपका काम सिर्फ आपके लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी मायने रखता है। और इस पूरी प्रक्रिया में जब भी कोई दीवार गिरती है तो उम्मीद का सीमेंट आपको उसे फिर से बनाने की हिम्मत देता है। ये विश्वास कि आपकी कोशिशें मायने रखती हैं, यही ग्रिट का ईंधन है। तो आज की चर्चा के बाद शायद ये पूछने के बजाय कि मेरा पैशन क्या है, एक बेहतर और ज्यादा उपयोगी सवाल ये हो सकता है कि मैं दुनिया की किस समस्या को हल करने में मदद करना चाहती हूँ। हाँ, या मैं दूसरों के लिए कैसे उपयोगी हो सकता हूँ। क्या बात है! शायद जुनून की खोज का रास्ता अंदर की तरफ नहीं बल्कि बाहर की तरफ, दूसरों की सेवा की ओर जाता है। और इसी सोच के साथ आज की ये गहरी पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं। ग्रिट मतलब किसी भी लक्ष्य के लिए वो जुनून, वो लगन, ये एक ऐसा शब्द है जिसके बारे में हम सब ने सुना है और हम सब चाहते हैं कि हमारे अंदर ये हो। बिल्कुल, लेकिन सवाल ये है कि ये आती कहाँ से है? क्या कुछ लोग इसे लेकर पैदा होते हैं या इसे बनाया जा सकता है, तराशा जा सकता है? हाँ, आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी सवाल की जड़ तक जाते हैं। इनमें मनोवैज्ञानिक रिसर्च भी है और कामयाब लोगों की असल जिंदगी की कहानियां भी। और इन सबको पढ़कर जो सबसे बड़ा सवाल उठता है वो ये है, ग्रिट सख्ती से आती है या सहारे से? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो आमतौर पर इस बहस के दो सिरे माने जाते हैं। हाँ, एक तरफ तो वो पुरानी सोच है कि मुश्किलें और सख्ती ही इंसान को मजबूत बनाती है। कुछ वैसा ही जैसा 1920 के दशक के एक मनोवैज्ञानिक थे, जॉन वॉटसन। उन्होंने कहा था कि बच्चों को मजबूत बनाना है तो उन्हें कभी गले मत लगाओ, चूमो मत। मतलब भावनाओं से दूर रखकर उन्हें सख्त बनाओ। बिल्कुल। और दूसरी तरफ है आज की पॉपुलर सोच जो कहती है नहीं, बच्चों को बिना शर्त प्यार दो, पूरा सहारा दो और उनमें जुनून और लगन अपने आप आ जाएगी। हाँ, बस उन्हें हमारे प्यार की जरूरत है और वो अपनी मंजिल खुद खोज लेंगे। ये दोनों रास्ते एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगते हैं ना? बिल्कुल, जैसे उत्तर और दक्षिण ध्रुव। लेकिन हमारे स्रोतों में जो कहानियां हैं वो इस धारणा को पूरी तरह से तोड़ देती हैं। और पहली कहानी तो सच कहूं सुनने में वाकई चौंकाने वाली है। आप स्टीव यंग की बात कर रहे हैं? हाँ, मशहूर अमेरिकन फुटबॉल क्वार्टरबैक स्टीव यंग। जब वो कॉलेज में थे तो वो अपनी टीम में 8वें नंबर के क्वार्टरबैक थे। मतलब खेलने का मौका ही नहीं मिल रहा था? बिल्कुल नहीं। वो तंग आ चुके थे और उन्होंने घर वापस आने का फैसला कर लिया। उन्होंने अपने पिता को फोन किया। मजे की बात यह है कि उनके पिता का निकनेम ही ग्रिट था। अच्छा। हाँ,
तो उन्होंने स्टीव की पूरी बात सुनी और फिर साफ कह दिया, तुम छोड़ सकते हो। लेकिन घर वापस नहीं आ सकते, क्योंकि मैं किसी भगोड़े के साथ नहीं रहूंगा। बाप रे, ये सुनने में तो बहुत बहुत कठोर लगता है। पहली नजर में तो ये जॉन वॉटसन की सख्ती वाली थ्योरी का एक सटीक उदाहरण लगता है। वही तो, एक पल के लिए सोचिए, आप अपनी सबसे बड़ी मुश्किल में अपने पिता को फोन कर रहे हैं और वो आपको घर आने से ही मना कर दें। लेकिन यहीं पर कहानी का वो हिस्सा आता है जो सब कुछ बदल देता है। बिल्कुल, यहाँ कॉन्टेक्स्ट यानी संदर्भ सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसा कि स्टीव यंग ने सालों बाद बताया, मेरे पिता का वो फैसला असल में एक प्यार भरा काम था। एक प्यार भरा काम? हाँ, उनके पिता उन्हें जानते थे। वो जानते थे कि स्टीव प्रतिभाशाली है, लेकिन वो डर रहा है, और अगर उन्होंने उस दिन स्टीव को घर आने दिया होता तो वो हमेशा मुश्किलों से भागना सीख जाता। एकदम सही, वो अपने डर के आगे हार मान लेता। और ये वही पिता थे जो हर वीकेंड मीलों का सफर करके स्टीव से मिलने आते थे, ताकि उन्हें अकेला महसूस ना हो। अच्छा? यही नहीं, जब स्टीव बचपन में बहुत ज्यादा एंग्जाइटी की वजह से स्कूल नहीं जा पाते थे, तो उनकी माँ हफ्तों तक क्लास में उनके साथ बैठती थी। तो मतलब यहाँ सख्ती भी थी, लेकिन उसके चारों तरफ सहारे और प्यार का एक मजबूत कवच भी था। वो सख्ती अकेले नहीं थी। हाँ, वो एक गहरे प्यार और भरोसे से निकली थी। उनके पिता की उम्मीदें बहुत ऊंची थीं, लेकिन उनका सहारा भी उतना ही मजबूत था। तो ये टफ लव का एक क्लासिक उदाहरण है। लेकिन क्या ग्रिट पैदा करने का कोई और तरीका भी है? मतलब क्या हमेशा ऐसी सख्ती ही जरूरी होती है? हाँ, हमारे स्रोतों ने एक और कहानी है जो इस सोच को एक अलग ही नजरिए से दिखाती है। ये कहानी है ब्रिटिश कॉमेडियन फ्रांसिस्का मार्टिनेज की। फ्रांसिस्का को सेरेब्रल पाल्सी है, एक ऐसी स्थिति जो उनके चलने, फिरने और बोलने को प्रभावित करती है। और जब उन्होंने स्कूल छोड़कर कॉमेडी में अपना करियर बनाने का फैसला किया, तो उनके माता पिता ने उन्हें पूरी तरह सपोर्ट किया। हाँ, उन्होंने कहा जाओ और अपने सपनों को पूरा करो। ये सुनने में बहुत उदार, बहुत ही परमिसिव लगता है। ये तो स्टीव यंग के पिता के रिएक्शन से बिल्कुल उल्टा है। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है? नहीं, और यहीं पर बात दिलचस्प हो जाती है। यही माता पिता जो अपनी बेटी को उसके सपनों के पीछे जाने के लिए पूरी आजादी दे रहे थे, वही उससे वो फिजिकल थेरेपी एक्सरसाइज करवाने के लिए जबरदस्त सख्ती भी करते थे, जिनसे फ्रांसिस्का को नफरत थी। अच्छा। यही नहीं, उनके घर में टीवी देखने की इजाजत नहीं थी, ताकि बच्चे अपना समय पढ़ने और कुछ रचनात्मक करने में बिताएं। तो ये दोनों कहानियां सुनने के बाद एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। हम हमेशा सोचते हैं कि या तो माँ बाप सख्त होते हैं या फिर बहुत प्यार करने वाले, या परमिसिव होते हैं। हाँ। लेकिन ये उदाहरण बता रहे हैं कि ये दो अलग अलग रास्ते हैं ही नहीं। सबसे असरदार परवरिश शायद वो है जहाँ ये दोनों चीजें एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ये तरीके पहचाने गए हैं। 4 तरीके? हाँ, इन्हें समझने से पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। पहला है सख्त या ऑथोरिटेरियन। इसमें उम्मीदें बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन भावनात्मक सहारा बहुत कम। ठीक है। दूसरा है उदार या परमिसिव। इसमें सहारा बहुत होता है, लेकिन उम्मीदें या नियम कायदे कम होते हैं। और बाकी दो? तीसरा है लापरवाह या नेग्लेक्टफुल। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, इसमें न तो कोई उम्मीदें होती हैं और न ही कोई सहारा। और चौथा, जो सबसे असरदार है? चौथा और सबसे असरदार है समझदार यानी ऑथोरिटेटिव। इसमें उम्मीदें भी बहुत ऊंची होती हैं और सहारा भी भरपूर होता है। स्टीव यंग और फ्रांसिस्का मार्टिनेज दोनों के माता पिता इसी समझदार परवरिश का उदाहरण है। ये सुनने में थोड़ा अकेडमिक लगता है। क्या हम इसे एक आसान रोजमर्रा के उदाहरण से समझ सकते हैं? मान लीजिए एक बच्चा अपना होमवर्क नहीं कर रहा है। बहुत अच्छा सवाल है। तो ये चारों तरह के पेरेंट्स कैसे रिएक्ट करेंगे? चलिए देखते हैं। सख्त यानी अथॉरिटेरियन पेरेंट शायद सीधे सजा देगा। जब तक होमवर्क खत्म नहीं होता कोई खेल नहीं, कोई टीवी नहीं। यहाँ हुक्म है, बातचीत नहीं। ठीक है। उदार यानी परमिसिव पेरेंट शायद कहेगा कोई बात नहीं बेटा, जब तुम्हारा मन करे तब कर लेना। यहाँ प्यार है पर अनुशासन नहीं। और लापरवाह पेरेंट को तो शायद पता ही नहीं चलेगा कि होमवर्क मिला भी है। सही कहा। और अब आते हैं समझदार यानी ऑथोरिटेटिव पेरेंट पर। वो बच्चे के साथ बैठेगा और बात करेगा। अच्छा। वो कहेगा चलो समझते हैं कि होमवर्क क्यों नहीं हो रहा, क्या कुछ मुश्किल लग रहा है। देखो, नियम तो यही है कि खेलने से पहले काम खत्म करना है, लेकिन अगर कोई मुश्किल आ रही है तो मैं तुम्हारी मदद के लिए यहाँ हूँ। समझ गया। यहाँ उम्मीदें भी साफ हैं और सहारा भी मौजूद है। बिल्कुल, बच्चा नियम भी सीखता है और ये भी कि मुश्किल में वो अकेला नहीं है।
और दशकों की रिसर्च यही दिखाती है कि ऐसे बच्चों में ग्रिट और सफलता की संभावना सबसे ज्यादा होती है। तो ये सिर्फ माता-पिता के बारे में नहीं है, ये किसी भी मेंटोर, कोच या टीचर पर भी लागू होता है? लेकिन क्या ग्रिट सीखने के लिए कोई खास तरह का माहौल या एक्टिविटी भी होती है? हाँ, और स्रोत इस बारे में एक बहुत ही मजेदार बात बताते हैं। वो कहते हैं कि स्कूल के बाहर की एक्टिविटीज जैसे कोई खेल, संगीत, डांस या डिबेट ग्रिट सीखने के लिए बेहतरीन मैदान है। ऐसा क्यों? मतलब स्कूल की पढ़ाई से ज्यादा असरदार क्यों है ये एक्टिविटीज? क्योंकि इन एक्टिविटीज में दो चीजों का एक अनोखा संगम होता है, चुनौती और दिलचस्पी। चुनौती और दिलचस्पी। हाँ, स्कूल में चुनौती तो होती है, पर हर बच्चे के लिए दिलचस्पी हो ये जरूरी नहीं। सही बात। वहीं दोस्तों के साथ घूमने फिरने में दिलचस्पी तो बहुत होती है, पर चुनौती नहीं होती। लेकिन जब कोई बच्चा गिटार सीखता है या फुटबॉल टीम में होता है, तो वहाँ उसे मजा भी आता है और उसे रोज एक नई चुनौती का सामना भी करना पड़ता है। उसे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, हार का सामना करना पड़ता है और फिर से कोशिश करनी पड़ती है। बिल्कुल। और यहीं पर एक और कमाल की बात सामने आती है। ये मुझे स्रोतों में पढ़कर सबसे ज्यादा हैरान कर गई। वॉरेन बिलिंगहैम नाम के एक रिसर्चर ने हजारों स्टूडेंट्स पर एक लंबी स्टडी की। पर्सनल क्वालिटीज प्रोजेक्ट। हाँ, उन्होंने पाया कि कॉलेज के बाद की सफलता का सबसे बड़ा पैमाना हाई स्कूल के ग्रेड या टेस्ट स्कोर नहीं थे। ये वाकई चौंकाने वाली बात है ना। अक्सर हम सिर्फ नंबरों के पीछे भागते हैं। बिल्कुल। तो फिर क्या था वो पैमाना? उन्होंने उसे नाम दिया फॉलो थ्रू। फॉलो थ्रू? हाँ। इसका मतलब क्या था? इसका मतलब था किसी भी एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी को कम से कम 1 साल से ज्यादा करना और उसमें किसी तरह की तरक्की दिखाना। जैसे स्कूल बैंड का हिस्सा बनना और फिर उसका लीडर बन जाना, या स्पोर्ट्स टीम में खेलना और फिर कप्तान बनना। विलिंगम ने पाया कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि एक्टिविटी क्या थी, चाहे वो डिबेट क्लब हो, साइंस क्लब हो या स्कूल का अखबार। हाँ, जरूरी ये था कि छात्र उस पर टिके रहें। ये तो हमारे पूरे एजुकेशन सिस्टम पे ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। मतलब स्कूल के नंबरों से ज्यादा जरूरी ये है कि कोई किसी हॉबी या टीम में कितनी लगन से टिका रहा। बिल्कुल। विलिंगम की स्टडी यही बताती है कि किसी चीज पर टिके रहना हमें असल जिंदगी के लिए तैयार करता है। यह हमें सिखाता है कि बोरियत के बावजूद कैसे काम करना है, एक टीम का हिस्सा बनकर कैसे आगे बढ़ना है, और धीरे धीरे ही सही पर तरक्की कैसे करनी है। ये वो गुण हैं जो असल में करियर और जिंदगी में काम आते हैं। तो एक अच्छा माहौल, एक अच्छी टीम, ये सब भी बहुत जरूरी है। शायद सबसे जरूरी चीजों में से एक है। हाँ, एक समाजशास्त्री हैं डैन चैम्बलिस। उन्होंने कई सालों तक ओलंपिक तैराकों पर स्टडी की, ये समझने के लिए कि वो इतने महान कैसे बनते हैं। अच्छा। और उनके अध्ययन का निचोड़ एक लाइन में था: एक महान तैराक बनने का असली तरीका एक महान टीम में शामिल होना है। मतलब जब आपके आसपास के सभी लोग एक ही लक्ष्य के लिए मेहनत कर रहे हो, तो वो मुश्किल काम भी आसान लगने लगता है। एकदम सही। जब आपकी पूरी टीम सुबह 4 बजे उठकर प्रैक्टिस के लिए जा रही हो, तो आपको अलार्म बंद करके दोबारा सोना अजीब लगेगा। वो आपकी आदत बन जाती है, आपके कल्चर का हिस्सा बन जाती है। ग्रिट वाला माहौल आपको भी ग्रिट वाला बना देता है। लेकिन क्या इसका एक दूसरा पहलू भी हो सकता है? अगर कोई ऐसे कल्चर में फिट ना हो पाए, तो क्या यही माहौल उस पर बहुत ज्यादा दबाव नहीं डालेगा? मतलब उसे ग्रिट वाला बनाने की जगह तोड़ नहीं देगा? ये एक बहुत जरूरी सवाल है और इसका जवाब हाँ है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है। अगर कल्चर सिर्फ सख्त है, मतलब अथॉरिटेरियन है, जहां उम्मीदें तो बहुत हैं पर सहारा बिल्कुल नहीं, हाँ, तो वो माहौल टॉक्सिक बन सकता है। जो लोग उसमें फिट नहीं होते वे टूट सकते हैं। इसीलिए चैम्बलिस के स्टडी में भी यही पाया गया कि सबसे अच्छी टीमों का कल्चर समझदार था, अथॉरिटेटिव। जहां कोच खिलाड़ियों से बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद भी करते थे और उन्हें सहारा भी देते थे। बिल्कुल, वो सिर्फ गलतियां नहीं बताते थे बल्कि उन्हें सुधारने में मदद भी करते थे। तो ये कल्चर और माहौल काम कैसे करता है? ये हमारी आदतों से आगे जाकर हमें कैसे बदलता है? समय के साथ ये हमारी पहचान का हिस्सा बन जाता है। हम हर बार फायदे नुकसान देखकर फैसले नहीं लेते। हमारा दिमाग एक शॉर्टकट अपनाता है। हम ये सोचते हैं, मैं कौन हूँ, मेरे जैसा इंसान ऐसी स्थिति में क्या करता है। अच्छा। एक ओलंपिक तैराक ये नहीं सोचता कि आज प्रैक्टिस करने का मेरा मन नहीं है। वो सोचता है, मैं एक तैराक हूँ और तैराक प्रैक्टिस करते हैं। स्रोतों में इसकी एक बहुत दमदार कहानी है। वेस्ट पॉइंट मिलिट्री एकेडमी के ग्रेजुएट टॉम डेरलिन की। बगदाद में एक मिशन के दौरान उन्हें 3 गोलियां लगीं
जब वो होश में आए तो डॉक्टरों ने कहा कि वो शायद कभी चल नहीं पाएंगे। जरा सोचिए उस इंसान की मानसिक स्थिति। ऐसी खबर सुनने के बाद किसी का भी हौसला टूट सकता है। लेकिन टॉम का जवाब था, आप मुझे नहीं जानते। आप मुझे नहीं जानते। हाँ, और उनका ये जवाब किसी घमंड से नहीं बल्कि अपनी पहचान से आया था। उनकी पहचान एक वेस्ट पॉइंट कैडेट की थी, एक ऐसे इंसान की जिसे हार ना मानना सिखाया गया है। और यही सोच, यही पहचान उनकी अविश्वसनीय रिकवरी की सबसे बड़ी वजह बनी। ये फिनलैंड के सिसु कॉन्सेप्ट जैसा है। सिसु का कोई सीधा हिंदी अनुवाद नहीं है, लेकिन इसका मतलब है मुश्किलों के सामने हिम्मत ना हारने वाली एक अंदरूनी ताकत, एक तरह की जिद। ये सिर्फ लगन नहीं है बल्कि एक तरह का राष्ट्रीय चरित्र है। हाँ, हर फिन ये मानकर चलता है कि उसके अंदर ये सिसु है और यही सोच उन्हें वाकई में मजबूत बनाती है। जब आप मानते हैं कि आप मुश्किलों का सामना कर सकते हैं तो आप वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि ग्रिड को दो तरीकों से विकसित किया जा सकता है। एक है अंदर से बाहर का रास्ता, मतलब अपनी दिलचस्पी खोजना, उस पर रोज अभ्यास करना और एक बड़े उद्देश्य से जुड़ना। और दूसरा रास्ता है बाहर से अंदर का, यानी ऐसे लोगों और ऐसे माहौल का हिस्सा बनना जो आपको बेहतर करने के लिए प्रेरित करे। समझदार माता पिता, अच्छे कोच और एक ग्रिट वाला कल्चर, ये सब बाहर से आप पर असर डालते हैं। और इन सब में सबसे जरूरी है ऊंची उम्मीदों और मजबूत सहारे का संतुलन। हमेशा संतुलन ही कुंजी है। स्रोत हमें लेखक टाने हिसी कोट्स के एक बेहद खूबसूरत विचार के साथ छोड़ते हैं, जो मुझे लगता है कि ग्रिट का सबसे सही सार है। हाँ, वो लिखने की प्रक्रिया के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि हर रोज पन्ने पर अपनी खामियों को देखना, अपनी कमियों का सामना करना, फिर अगले दिन सुबह उठकर उन्हें सुधारने की कोशिश करना। और ये प्रक्रिया तब तक दोहराते रहना जब तक कि वो चीज ठीक ठाक ना हो जाए। उनके लिए यही सफलता है। ये कोई जादुई पल नहीं है, नहीं, ये बिना मेहनत के महान बनने के बारे में है। ग्रिट का असली मतलब है अपनी पूरी ताकत से लगातार उत्कृष्टता की ओर काम करते रहना, ये जानते हुए भी कि शायद आप वहां कभी पहुंच न पाए। और ये एक ऐसा विचार है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।